सर मैं कम इन? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। नेहा, आप मास्क पहन के बात करेंगी? मास्क उतार कर उतार लीजिए। थैंक यू सर। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मेरा नाम नेहा गुप्ता है, मैं अलवर ज़िले की निवासी हूँ और मैंने 10th और 12th अलवर से किया है और बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स विषय में वर्ष 2017 में अलवर से ही कंप्लीट किया है आरआर कॉलेज से, और वर्तमान में सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। कौन से कॉलेज से बताया आपने? जी सर, राजर्षि भर्तृहरि महाविद्यालय पूरा नाम है। अच्छा, संक्षेप में क्या बताया आपने? आरआर कॉलेज। आरआर कॉलेज। महर्षि भर्तृहरि कौन थे? सर ये उज्जैन के राजा थे और बाद में इन्होंने तपस्वी होने का निर्णय लिया था, जिसके लिए इन्होंने तपोस्थली अलवर को चुना था और इसीलिए सर इनका देवी स्थान भी बना हुआ है अलवर में ही। और इन्होंने 3 नाटकों की रचना की थी जिनका मंचन भी आयोजन होता है सर अलवर में ही। कौन कौन से नाटक लिखे थे? सर श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। अच्छा, तो ये राजा होके इन्होंने फिर ये छोड़ क्यों दिया? आजकल तो जिसको पद मिल जाता है वो छोड़ता ही नहीं है। सर इसके पीछे एक कहानी सुनी है कि इनकी ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, पिंगला से, लेकिन इनकी पत्नी किसी पर पुरुष से प्रेम करती थी, इसीलिए इन्होंने तपस्वी होने का निर्णय लिया था सर। अच्छा, वैराग्य। तो उस जमाने में इसका मतलब तलाक का प्रावधान था प्राचीन काल में? जी सर कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने उनको कुछ ना कहकर अपनी पत्नी को खुद ने ही तपस्वी होने का निर्णय लिया था, तो सर तलाक कह सकते हैं सर। तलाक नहीं लिया, औपचारिक रूप से तलाक वैसे नहीं। औपचारिक रूप से नहीं लिया। ठीक है, ये बताइए कि आप उत्तरी राजस्थान के ज़िले से हैं, अलवर, भरतपुर, ये सब ज़िले हैं। यहाँ पर लिंगानुपात बहुत कम है, महिलाओं की इज्जत लगता है समाज में कम होती है। सर कह सकते हैं कि यहाँ पर पितृसत्तात्मक जो सोच है वो आज भी हावी है काफ़ी रूप में, इसीलिए यहाँ पर आज भी लड़कियों को लाइबिलिटी माना जाता है, असेट नहीं माना जाता, और यही कारण है कि यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्याएं भी होती हैं, इसी वजह से यहाँ पर लिंगानुपात कम है। मतलब भर्तृहरि के विचारों का कोई असर दिखता नहीं है? जी सर, बट आधुनिकता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है। उन्होंने तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया? जी सर, कोई नहीं। हाँ, नहीं किया ना? नहीं सर। तो और वो उनके 3 नाटकों का मंचन हो रहा है और इसका फिर भी जन चेतना पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। सर जन चेतना पर असर नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी जो पितृसत्तात्मक जो सोच है वो कुछ लोग उसको समर्थन कर सकते हैं, लेकिन एक वृहद आबादी जो है आज भी उस मानसिकता से शिकार है, तो इस वजह से सर अभी भी थोड़ी प्रगति कम देखने को मिल रही है। ठीक है, ये बताइए कि जो भरतपुर संभाग है जिसमें अलवर जिला उसी में आता है या जयपुर संभाग में आता है? जयपुर संभाग में आता है सर। ठीक है, तो भरतपुर संभाग पे जरा बताइए कि उस संभाग की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसमें क्या खासियतें हैं? सर भरतपुर संभाग की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और वहाँ पर आज भी कृषि के जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें राजस्थान में जो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनको ही प्राथमिकता दी जाती है। इनका उत्पादन सर काफ़ी हद तक ज़्यादा है। किन किन फसलों का ज़्यादा उत्पादन होता है? सर सरसों का और गेहूं का और चने का। ये सब तो रबी फसलें हैं। जी सर। खरीफ फसलों की खेती नहीं होती? सर होती है, पर वैध रूप से नहीं होती, बाजरा वगैरह की, और सर ये पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा होती है। अलवर ज़िले में एक औद्योगिक केंद्र के रूप में कौन सा शहर बहुत तेज़ी से उभर रहा है? जी सर, भिवाड़ी। और कोई शहर? सर वैसे भिवाड़ी एक पुलिस ज़िला बनाया गया है अलग से, लेकिन साथ में नीमराना और गिलोट, इनमें जापानी जोन और दक्षिण कोरियाई पार्क भी डेवलप किए जा रहे हैं सर। अच्छा, किन किन उद्योगों का विशेष रूप से उभार हो रहा है? सर मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो इधर इकाइयाँ लगी हुई हैं, 45 इकाइयाँ लगभग कार्याधीन हैं और 8 के लगभग अभी निर्माणाधीन है इसमें, और ऑटोमोबाइल सेक्टर ही सर मेनली इसमें फोकस होता है, और शराब की फैक्ट्रियाँ भी सर काफ़ी मात्रा में लगी हुई हैं। इसमें एक वैकल्पिक नज़रिया ये आ रहा है कि यहाँ फैक्ट्रियों में जो रोजगार के अवसर निकल रहे हैं उसमें पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मौके मिलते हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण निकलता है उसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। तो क्या स्थानीय लोगों के लिए कोई प्रदूषण टैक्स लगा देना चाहिए ताकि उस कर की राशि का इस्तेमाल स्थानीय लोगों के हित में किया जाए?
हाँ सर, इसका कह सकते हैं कि प्रदूषण टैक्स लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश को उसका फ़ायदा मिलता ही है कि जब भी कोई कंपनी में प्रोडक्ट बनता है। लेकिन सर जब स्थानीय स्तर पर उस प्रदूषण को जो झेलना पड़ता है वो मेनली स्थानीय लोगों को ही उसका शिकार होना पड़ता है, तो कह सकते हैं कि उसके लिए प्रदूषण टैक्स लगाया जा सकता है। ठीक है मैम। नेहा, जी सर। कैंसर क्या चीज़ है? अभी जो प्रदूषण की बात चली तो उससे कैंसर होने के भी काफ़ी खतरे हैं, तो कैंसर क्या चीज़ है? सर कैंसर एक डिजीज़ है जिसमें कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो तेज़ी से वृद्धि करती हैं, और एक सॉरी सर, पुरुषों में कैंसर कौन सा ज़्यादा होता है और महिलाओं में कौन सा कैंसर ज़्यादा होता है? सर पुरुषों का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन महिलाओं में सर सर्वाइकल जो कैंसर है वो ज़्यादा होता है। निरोगी राजस्थान जो अभियान है इसमें महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? सर निरोगी राजस्थान अभियान में स्वास्थ्य मित्र इसमें नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें एक महिला मित्र और एक महिला स्वास्थ्य मित्र, एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र होगा। तो महिला स्वास्थ्य मित्र जो होंगे वो महिलाओं के प्रति जो भी समस्याएं, वो कौन कौन सी समस्या है जिस पे काम किया जाएगा? सर मातृ मृत्यु दर और पोषण के स्तर पर सर उन्हें बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, और सर संस्थागत प्रसव के लिए भी इनमें उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। और मैक संख्या क्या होती है? वायुयानों के लिए काम में विज्ञान से रिलेटेड है। मैक नंबर मिसाइल्स की जो डिवाइडेशन किया जाता है वो मैक के संख्या के अकॉर्डिंग किया जाता है। क्या होती है मिसाइल? मिसाइल किसी भी अंतरिक्ष में कोई उपग्रह अगर क्या मिसाइल को हम अंतरिक्ष में छोड़ेंगे? सॉरी सर, मिसाइल सर युद्ध के लिए काम में लिया जाता है मिसाइल। चलिए ये बताइए कि शॉक वेव्स क्या है, प्रघाती तरंगे? सॉरी सर, क्योंकि आपके पास मैथमेटिक्स थी और फिजिक्स इसमें से रहा होगा आपके साथ जी में, सर, सब्सिडी में। तो चलिए ये बताइए डीएनए क्या है? सर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये किसी भी ये जीन में पाया जाने वाला एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। जीन में पाया जाने वाला अनुवंशिक। जीन क्या है? जीन सर गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, और जो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उनमें जीन पाए जाते हैं। विवादास्पद बात तो नहीं कही है। डीएनए जीन में पाए जाते हैं, अब आप कह रहे हैं जीन डीएनए में पाया जाता है? नहीं सर, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं जीन, और जीन में डीएनए होता है। अच्छा चलिए, जीन के कितने पार्ट हैं, कितने भागों में बटा होता है ये? सॉरी सर। ओके चलो, फिजिक्स में बताइए मुझे कम्युनिकेशन क्या है? सर संचार एक इनपुट और आउटपुट के मध्य जो भी एक कम्युनिकेशन के थ्रू उसमें संपर्क स्थापित किया जाता है। इनपुट आउटपुट क्या है यहाँ पर? इनपुट सर कोई भी सूचना, आंकड़े, निर्देश कुछ भी हो सकता है। और इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में भी होते हैं, आउटपुट डिवाइस भी होते हैं, क्या उनसे संचार किया जा सकता है? जी सर, इसमें फैक्स का यूज़ कर सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट नंबर में कौन से ऐसे डिजिट हैं जो उसमें नहीं है नेचुरल नंबर में से? एक भी नहीं है सर। एक भी नहीं है। चलिए ये बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। सर ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और ये प्रकाश के वेग की गति से केवल निर्वात में करती, वात में नहीं करती हैं ये? वायुमंडल में नहीं करेंगी ये? नहीं सर करती है, लेकिन ये निर्वात में भी कर सकती हैं। अच्छा, और क्या है ये? और सर प्रकाश के वेग से गति करती हैं ये। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग की दिशा परस्पर। चलिए, आपने इन दिनों में जो भी फल परचेज किए हैं बाजार से, उन पे एक स्टिकर लगा होता है, उस पर कुछ अंक भी लिखे होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है? क्योंकि आप मैथमेटिक्स से हैं तो उनका एक भाव होता होगा, भावार्थ भी होता होगा, उसका क्या अर्थ है उसका? सॉरी सर, मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया। चलिए, खुरपका और मुंहपका क्या है? सर खुरपका और मुंहपका मुख्यतः मवेशियों को या पशुओं को होने वाले रोग होते हैं, और इसमें उनके किससे होते हैं ये? सर ये कोई डिजीज होता है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। डिजीज तो आपने बता दी, लेकिन ये डिजीज होती किससे है? सॉरी सर। वर्तमान में कौन सी डिजीज के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं? सर कोरोना के बारे में। कोरोना डिजीज है? अभी तो सर महामारी है, लेकिन जब वैक्सीन आ जाएगी, जब ये डिजीज बन जाएगी, जब तब डिजीज बन जाएगी। जी सर। सर प्लीज। नेहा। जी सर। नेहा पलवर से हैं, ये बताइए कि राज एनसीआर का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या होता है? सर ये एनसीआर जो कॉन्सेप्ट है वो 1985 में आया था, और एनसीआर का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को औद्योगिक रूप से और उसी तरह डेवलप करने के लिए और दिल्ली पर भार कम करने के लिए एनसीआर का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसमें राजस्थान के भी कुछ जिले हैं? जी सर। कौन कौन से? सर राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं। बस 2 ही जिले हैं? जी सर। ठीक है।
अलवर ज़िले में सरिस्का है, जी सर। तो सरिस्का नेशनल पार्क है, ये कब बना था? सर 1982 में सरिस्का को नेशनल पार्क घोषित किया गया था। नेशनल पार्क कब घोषित किया जाता है, कौन घोषित करता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? सर केंद्र सरकार घोषित करती है। पक्का? उसकी कौन सी बॉडी या निकाय है जो घोषित करती है? सॉरी सर, ये मुझे याद इस अधिनियम के तहत घोषित किया जाता है? सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके लिए। अच्छा, कंफर्म नहीं है, कोई बात नहीं। सरिस्का में भी बाघों की क्या कंडीशन है? सर सरिस्का में भी 20 बाघ हैं, जिसमें कि 10 तो फीमेल हैं, 6 मेल हैं और 4 शावक हैं। शावक। इनको बाहर से लाया गया है, जी सर। है ना? क्योंकि यहाँ पे बाघों की संख्या खत्म हो गई थी। क्यों खत्म हो गई थी, फिर क्यों लाया गया इनको? सर यहाँ पर पहले भी बाघ थे, लेकिन एक यहाँ पर शिकारी यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो गए थे और यहाँ पर शिकार ज़्यादा किया जाता था बाघों का, और उसी की वजह से एक संसार चंद नाम का जो शिकारी, वो सबसे ज़्यादा इधर गैंग फेमस रही थी उसकी, और उन्हीं की वजह से सर यहाँ पर उनकी जो बाघों की खाल होती है उनको विदेशों में बेचा जाता था, और इसी वजह से सर यहाँ पर बाघ खत्म ही हो गए थे। तो अब इसकी गारंटी हो चुकी है कि अब शिकार नहीं होगा बाघों का यहाँ पे? नहीं सर, अब प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है उसके लिए, और अब इतना नहीं है सर। ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में है? जी सर। और वेटलैंड भी है, आर्द्रभूमि भी है? सर। आर्द्रभूमि क्या होती है? सर पानी, मिट्टी में जब पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा कितनी? सॉरी सर, एक सांद्रता लेवल जब उसका बढ़ जाता है, एक संतृप्त हो जाती है अवस्था, तब आर्द्रभूमि उसे कह सकते हैं। और आर्द्रभूमि में सर स्थल और जलमंडल का जो संक्रमण क्षेत्र है वो शामिल होता है। समुद्री भाग भी शामिल होता है? समुद्री भाग तो नहीं होता सर शामिल, लेकिन उसके आसपास का जो रीजन है समुद्र के आसपास का, वो वेटलैंड में शामिल हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि रामसर सूची में भारत की कितनी आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है? सर वर्तमान में 37 हो गई हैं, पहले 26 थी, फिर 10 और ऐड की गई, फिर 1, तो राजस्थान में कितनी है आर्द्रभूमि? सर राजस्थान में 2 हैं। कौन कौन सी? राजस्थान में केवलादेव और सांबर झील। सांबर झील। अच्छा, सपोज करिए, मान लीजिए कि आप एसडीएम बन जाती हैं। जी सर। और एक दिन आपको डीएम बुलाते हैं अपने घर पे कुछ ऑफिस के कार्य से। आप जब उनके घर जाती हैं तो देखते हैं कि वो अपनी वाइफ पर चिल्लाते हैं या मतलब कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं। आप वहाँ जाती हैं, अपना फाइल देती हैं, वापस आ जाती हैं। अब क्या करिएगा? सर क्योंकि वो मेरे एक सीनियर अधिकारी हैं, तो आपकी सारी ज़िंदगी का प्रमोशन उन्हीं के हाथ में है। जी सर, लेकिन सर मैं उनसे ऐसे डायरेक्टली तो कुछ नहीं कह सकती हूँ कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे, लेकिन मैं उनकी जो वाइफ है उनसे पर्सनली बात कर सकती हूँ कि इस तरह के अगर वो कहती हैं कि हमारा फैमिली मैटर है, तुम कौन होती हो बोलने वाली? जी सर, वो बात उनकी बिल्कुल सही है, उनका फैमिली मैटर है और मैं सिर्फ उन्हें एक परामर्श दे सकती हूँ। बाकी सर तो आपको लगता है कि डीएम की पत्नी को परामर्श की ज़रूरत है या उनको अधिकार अपने नहीं पता, और ये बात उनको डीएम को पता चलती है, फिर क्या होगा? सर मैंने केवल परामर्श दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कार्रवाई या फिर कुछ इस प्रकार का आगे मेरे लिए एक्शन लिया जाएगा, लेकिन मैं सर परामर्श देने का अधिकार। परामर्श देकर आप चुप हो जाइएगा? परामर्श देकर मैं चुप तो हो ही सकती हूँ सर, क्योंकि वो उच्च अधिकारी हैं और मैं परामर्श दूंगी तो मुझे लगता है सर वो जो लेडीज़ हैं वो समझ जाएंगी और वो इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगी। उस उच्च अधिकारी को नीचे अधिकारी बना देंगी? नहीं सर, नीचे अधिकारी नहीं, मैंने सिर्फ परामर्श दिया है। परामर्श देके आप बस, मतलब एक एसडीएम भी तो हैं आप वहाँ तहसील की? जी सर। बस परामर्श देके आपकी ड्यूटी खत्म, चाहे वो माने ना माने, उनका वायलेंस रुके ना रुके। सर आगे वो आगे हैंडल कर उनकी मर्जी, लेंगे। कैसे आपस में वो निपट लें। नहीं सर, मुझे लगता है आगे वो हैंडल कर लेंगे आपस में, क्योंकि ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। नेहा, संविधान सभा के बारे में आपने पढ़ाई होगा, उसकी पहली बैठक कब हुई थी? सर 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा, और किसने अध्यक्षता की थी बैठक की? सर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अच्छा, और अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। और तब कौन अध्यक्ष थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे सर। तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब बने? राष्ट्रपति सर 26 जनवरी 1950। सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 24 जनवरी है 26 जनवरी है। अच्छा, तो उनको किसने चुना था राष्ट्रपति के पद पर? सर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, तो राष्ट्रपति के पद पर सर उसी प्रक्रिया से चुनाव हुआ था। जो कि राज्य के एमएलए और संसद के सांसद वोट डाल के चुनते हैं, लेकिन तब क्या संसद थी?
लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ? सर 1951 में हुआ था। और राष्ट्रपति वो 50 में बन गए। जी सर, संविधान के लागू होने पर राष्ट्रपति पद चाहिए था, इसलिए उस टाइम उन्हें बनाना अनिवार्य था। तो वो तो ठीक है, लेकिन आखिर किसने चुना होगा? क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो आप कह रहे हैं 51 में हुआ। सर संविधान सभाई विधायिका और संविधान सभाई संविधान का निर्माण करने के दोनों कार्य कर रही थी, तो इसीलिए सर उन्होंने किया था। अच्छा, संविधान सभा ने जो संविधान बनाया 26 जनवरी 50 को जो लागू किया, उसके प्रस्तावना क्या थी? क्या उसकी प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द थे? नहीं सर। तो संविधान निर्माताओं ने क्यों जरूरी नहीं समझा समाजवादी शब्द डालना उसमें? सर ये समाजवाद अगर वो डाल देते तो ये एक विचारधारा, क्योंकि समाजवाद एक विचारधारा है और वो निष्पक्ष रूप से, क्योंकि उस समय चीन का साम्यवाद भी उभर कर आ रहा था और एक पूंजीवादी रूप में अमेरिका भी सामने आया था। तो एक हम किसी एक की तरफ ऐसे झुकने का उनको लगा कि किसी एक की तरफ झुकाव होगा अगर इस विचारधारा को हम एंट्री दे देते हैं, तो इस वजह से शायद उन्होंने समाजवाद को एंटर नहीं किया उस टाइम। तो फिर बाद में संसद ने क्या सोचकर ये समाजवादी शब्द डाला उसमें? सर बाद में इसलिए डाला गया क्योंकि तब आवश्यकता समझी गई कि है ना, समाजवाद जो अवधारणा है वो सभी को समान रूप से संसाधनों का वितरण हो, किसी के पास कोई धन का संकेंद्रण नहीं हो, निजी संपत्ति को भी मान्यता देता है समाजवाद। लेकिन सर हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, इस परिप्रेक्ष्य में सर उन्होंने डाला था उसको। तो क्या आपको लगता है संसद ने वो सही फैसला किया था? जी सर, भारत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो संसद का सही फैसला था। लेकिन इसके ठीक बाद 1980 से भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई और 91 से आक्रामक उदारीकरण शुरू हो गया, जिसमें कि निजी क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या हम विरोधाभासी बातें नहीं कर रहे हैं? हम एक तरफ अपने संविधान में कह रहे हैं कि समाजवादी देश हैं और व्यवहार में हम समाजवाद के विपरीत दिशा में नीतियां अपना रहे हैं। सर भारत की अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के ही गुण देखे जा सकते हैं और इसीलिए सर कैपिटलाइजेशन भी ज़रूरी है निजी क्षेत्र में जाना, क्योंकि निजी क्षेत्र के भी कुछ गुण होते हैं, जैसे कि उनका प्रबंधन बहुत अच्छा रहता है, तो इस तरह के गुण सर वहाँ से ले सकते हैं। और समाजवाद में ये है कि हम सभी लोगों को समान रूप से अधिकार प्रदान करें, सभी लोगों के पास समान रूप से संसाधन पहुँचे, इसके लिए सर समाजवाद भी ज़रूरी है। तो दोनों ही मिश्रित अवधारणाएं सर भारत के द्वारा अपनाई गई है। ठीक है, नहीं आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। तब नेहा, कैसा लगा आपका इंटरव्यू? क्या आकलन है? सर अभी नॉलेज में कमी है। हाँ ठीक है, वो तो कई जगह दिखता है। और आई कांटेक्ट थोड़ा सा वीक था। ठीक है, तो सही बात है, आपने बहुत ध्यान से अपना मूल्यांकन किया है और वीडियो देखिएगा तो और भी बातों पे ध्यान जाएगा। एक आपके बातचीत करने की जो शैली है वो ऐसा है कि आप बहुत स्पीड में बोल रही हैं, लेकिन वो एक आदत की चीज़ है। अब अगले 15 दिन में आप इस आदत को कितना सुधार सकेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है कहना। थोड़ा जल्दी जल्दी आप बोल रही हैं, एकदम से तो ये बदलाव नहीं आ सकता इतने कम समय में, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि प्रश्न को सुनिए समय के साथ, और बोलते समय अगर 10-20% जैसे जो स्पीड है तो उसमें थोड़ा ठहराव लाएंगी तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वो जो बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं ना, वो आपकी तरह युवा तो है नहीं, वो बुज़ुर्ग लोग हैं, 55, 60, 65 की उम्र के लोग हैं। उनके कान की शक्ति उतनी तेज नहीं होती, दिमाग उनका हो सकता है ज़्यादा तेज चलेगा, लेकिन अनुभव चलते कान उतना तेज नहीं होगा शायद जितना आपका है। तो आप थोड़ा ठहराव के साथ बात करेंगी तो वो पूरी बात आपकी समझ पाएंगे और महत्व के साथ ध्यान जाएगा। जल्दी जल्दी बोल जाएंगी तो कुछ बातों पे ध्यान उनका जाएगा, कुछ बातें उनके ध्यान से ओझल हो जाएंगी, तो आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा अपने ज्ञान के प्रस्तुति का। तो भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी स्पीड आप अभ्यास करके कोशिश करें। और वॉल्यूम जो आवाज़ की है वो थोड़ी आप बढ़ा सकते हैं। सर मेरी पहले तेज थी, फिर मैंने इसको कम किया है अभी। अच्छा, कम करने के बाद इतना है? ओके, पहले और तेज बोलती थी? हाँ, मतलब मैं तेज बोलती थी, फिर और मतलब वॉल्यूम में तेज बोलती थी या गति में तेज बोलती थी?
नहीं, गति में अभी मैंने परसों इंटरव्यू दिया था तो उसमें भी बोला था स्पीड का, तो मैंने आज धीरे बोला बट फिर भी आपको स्पीड तेज लग रही है तो मैं और कम करने का प्रयास अच्छा ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा और उस पर ब्रेक हल्का सा लगाने की कोशिश करिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। और कई ऐसे तथ्य हैं, आपने जैसे तूफान महल की तरह बोल दिया और ये नहीं सोचा कि ये सही है कि गलत है, तो कुछ जगह न बोलें। जैसे अगर आपको किसी जानकारी पर तसल्ली नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये 16 आने सही है कि नहीं, या 100% करेक्ट है कि नहीं, तो या तो अनुमति ले लें। अगर आपको अंदाज़ा है कि शायद मुझे पक्का नहीं पता है तो अनुमति लेके कि सर मुझे पक्का नहीं पता है, अगर आप अनुमति दे तो मैं इसमें गेस करके या जो मुझे लगता है वो मैं बताऊंगी। तो इससे ये होगा कि उनका ईगो हर्ट नहीं होगा मेंबर्स का, उनको लगेगा कि चलो ठीक है। अनुमान विधि से भी तो आदमी बहुत सारी चीज़ें जानता ही है, लेकिन अनुमान विधि से जो ज्ञान अर्जित होता है और प्रत्यक्ष विधि से जो ज्ञान अर्जित होता है उसमें फ़र्क होता है करेक्टनेस का। तो अनुमति लेके बोलेंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा, तो आपको उसका निगेटिव मार्किंग का खतरा कम हो जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन कई सारी अच्छी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ें ये हैं कि आपका ड्रेस सेंस अच्छा है, आपने जिस तरीके से कपड़ा अपना है, जो आपके बैठने की भंगिमा है, पोस्चर आपका अच्छा है, फेशियल एक्सप्रेशन आपका प्लेजेंट है। यंग कैंडिडेट हैं आप, जस्ट 21 साल की हैं जब आपने अप्लाई किया, तो वन ऑफ द यंगेस्ट हैं आप, मतलब ये आपके बहुत फेवर में जाता है। तो परफॉर्मेंस में इस तरह की थोड़ी सी पॉलिशिंग कर लेंगी तो सिलेक्शन तो कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है इस साल हो ही जाएगा। लेकिन अच्छे रैंक अगर लाने हैं कि दोबारा अगले साल न देना पड़े, तो उसके लिए 2-3 सुधार कर लीजिए और इसको रिदम मेंटेन करिए। अच्छा है सर। स्पीड स्लो करने के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं? थोड़ा चिंतन करके बात करें, मतलब अपने आप को 5 सेकंड समय दें सवाल सुनने के बाद कि इसको हम जवाब को का एक ताना बाना खुद मन में बुनने की कोशिश करें और उसको बिंदुवार प्रस्तुत करें। आप अपने मन में रख लें कि मेरे को इसमें 2 बिंदु बोलना है या 3 बिंदु बोलना है। और जैसा कि नीति शतक के बारे में आपने कहा, उसमें एक नीतिगत वक्तव्य यह भी है कि सत्य तो बोलें लेकिन अप्रिय सत्य न बोलें। अब भर्तृ जी के जीवन का कुछ अप्रिय सत्य है। अच्छा, सत्य तो है लेकिन अप्रिय है। जी सर। तो उसका दंड आप खुद क्यों भोगना चाहेंगे? तो वो आप आप मान के चलिए कि वो आपको नहीं पता है, क्योंकि आप संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी तो हैं नहीं, आप तो गणित के विद्यार्थी हैं। तो गणित के विद्यार्थी को अगर भर्तृहरि के निजी जीवन के बारे में जानकारी नहीं है तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए और इसको मेंटेन करिए। ओके, ऑल द बेस्ट। सर वो केस स्टडी में क्या आएगा? मैंने परामर्श बोला पर मुझे लगा शायद उसमें कुछ और आना चाहिए। केस स्टडी में ऐसा है ना कि इतना जल्दी डाल देना हथियार एक प्रशासक के लिए ठीक नहीं है कि जाके परामर्श दे आऊँगी, ऐसा नहीं है कि उनकी वजह जानने की कोशिश करूँगी। वजह तो जानिएगा आप, हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलती की हो ऐसा, तो आपस में भी कोई किसी को डांट देता है। हमेशा केवल डांट देना ही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है। आप पहली बार उनके घर गई हैं तो क्या है माजरा, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं सुधरती है आदत, इसको ऑब्जर्व करिएगा, नहीं सुधरती आदत तो कुछ आप 1-2 कड़े एक्शन लेंगे, चाहे उन पर पुलिस कार्रवाई करवा के उनकी पत्नी के माध्यम से, अगर पत्नी सहमत होती हैं तो। और जब पत्नी ही एकदम हाथ उठा दे तो आप किनारे हो जाइए। ज़बरदस्ती तो आप किसी को न्याय नहीं दिला सकती हैं। तो आपने क्या किया, पहली बार में हथियार डाल दिया, परामर्श दे दूंगी, मेरे सीनियर ऑफिसर है, मैं किनारे हो जाऊंगी, बाकी वो आपस में ही निपट लेंगे। अरे वो तो निपट ही रहे हैं, फिर आपकी ज़रूरत क्या है, ठीक है ना। और डीएम है चाहे कोई भी है, तो एक अथॉरिटी तो आपके पास है ना एसडीएम की, उसको भी यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।